हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉइस पार्ट 10 पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, सामान्य तौर पे वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। और दोस्तों, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वही एक्चुअल में टेंस होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दोस्तों, इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब यानी कि दो सहायक क्रियाएं देखने को मिल रही है। एक है आपका विल और दूसरा है आपका शैल। आजकल विल या शैल दोनों के स्थान पर केवल और केवल विल का उपयोग किया जाने लगा है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को विल और शैल दोनों के उपयोग बता रहा हूँ जो कि पहले किए जाते थे। आप चाहें तो इसे केवल विल का उपयोग करके भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों सहायक क्रियाओं विल और शैल में से विल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, यू, दे और प्लूरल हो। इसी प्रकार दूसरी सहायक क्रिया शैल का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी हो। इसके एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला उदाहरण है, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई। क्योंकि दोस्तों, यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन दरवाज़ा खोलेगा तो जवाब आता है मैं यानी कि आई। और दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट आई यानी कि मैं हो तो जो सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका शैल। और दोस्तों, आप शैल के स्थान पर केवल विल का भी उपयोग कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खोलना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन। और दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है ओपन, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है आपका ओपन, जो कि होता है प्रेजेंट फॉर्म, और उसका जो सेकंड फॉर्म होता है यानी कि पास्ट फॉर्म होता है आपका ओपन्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है आपका जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, वो भी होता है आपका ओपन्ड। यहाँ पे दोस्तों, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है जो कि है आपका ओपन। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जो वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला हुआ आपका आई यानी कि मैं। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खोलना, जिसे ओपन कहते हैं। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका दरवाज़ा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोर। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हुआ आपका दरवाज़ा, जिसे हम कहते हैं डोर। यहाँ पे दोस्तों हम इसे द डोर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष दरवाजे की बात कही जा रही है जिसे खोला जाता है। इसके बारे में हम आगे चलकर आर्टिकल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? शैल आई ओपन द डोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इसे विल आई ओपन द डोर भी लिख सकते हैं। दोस्तों जब आप इसी उदाहरण को पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हो तो इसे लिखोगे, क्या दरवाज़ा मेरे द्वारा खोला जाएगा? जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, और जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। दोस्तों आप ऊपर पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में देख सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्थान पे है, वो है आपका द डोर, जो कि एक सिंगुलर है, एक वचन है। और एक वचन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगेगा आपका विल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका विल। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका द डोर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फॉर्मूले में है आपका बी। फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थोड़ी देर मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब ओपन का जो थर्ड फॉर्म या कहें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो होता है आपका ओपन्ड। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा आपका ओपन्ड। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है आपका बाय। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका बाय। उसके बाद है दोस्तों सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो सब्जेक्ट आई है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो है आपका मी। तो क्या लिखेंगे हम आप यहाँ पे? मी। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? विल द डोर बी ओपन्ड बाय मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए। तो हमारा अगला उदाहरण है आपका, क्या तुम किताबें बेचोगे? यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका तुम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू। क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन किताबें बेचेगा तो जवाब आता है आपका यू यानी कि तुम, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हुआ आपका यू। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है आपका बेचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। होने वाले काम का अंदाज़ा तो दोस्तों आप आसानी से किसी भी वाक्य को पढ़ करके लगा ही सकते हैं। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत होती है वो है आपका विल या शैल। तो दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ लगता है आपका विल। दोस्तों जैसा कि
आप फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो हमारा जो वर्ब है जो कि है आपका सेल, तो जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो वर्ब है सेल, उसका प्रेजेंट फॉर्म होगा आपका सेल ही, उसका पास्ट फॉर्म होगा आपका सोल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका इसका सोल्ड। क्योंकि दोस्तों फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद में जो आता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुम यानी कि यू हुआ आपका सब्जेक्ट, बेचना यानी कि सेल हुआ आपका क्रिया यानी कि वर्ब। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका किताबें, जिसे हम कहते हैं बुक्स। यहाँ पे दोस्तों हम इसे द बुक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष किताबों की बात कही जा रही है जिसे बेचा जाना है। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? विल यू सेल द बुक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हो तो लिखोगे क्या किताबें तुम्हारे द्वारा बेची जाएगी। दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे जब इसे पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्थितियां क्रमशः बदल जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द बुक्स, और इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो है आपका विल। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आई और वी यदि आपका सब्जेक्ट हो तो लगता है आपका शैल, और बाकी के साथ लगता है आपका विल। तो यहाँ पे द बुक्स एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो लगेगा वो है आपका बी। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो वर्ब सेल है उसका थर्ड फॉर्म होगा आपका सोल्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड। फिर है दोस्तों आपका बाय। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो यू ही होता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में भी आपको बताया था। तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? विल द बुक्स बी सोल्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए दोस्तों हमेशा की तरह अभ्यास के लिए 2 प्रश्न आपको देते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, क्या तुम घर जाओगे? और दूसरा होगा आपका, क्या वे कपड़े लाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही आपको नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।